हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक में। आज हम कक्षा 12वीं की विद्युत परिपथ का शानदार नियम, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज है बोर्ड्स में, वो पढ़ेंगे, जिसे केसीएल के नाम से आप जानते हो। कुछ लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर इस नियम को पढ़ने के लिए हमें जानना होगा विद्युत परिपथ एवं उसके कुछ शब्दावलियाँ। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब भी किसी बैटरी या स्रोत से किसी उपभोग यंत्र को जो क्या नाम है इसका, उपभोग कर रहा हूँ, मान के चलिए यहाँ कैपेसिटर ही लगा देते हैं, संधारित्र ही लगा देते हो आप, तो वो विद्युत परिपथ का निर्माण कर देता है। यानी कि जब भी हम किसी बैटरी से किसी उपभोग वस्तु को जो वोल्टेज एवं धारा का उपभोग कर रहा हो, ऐसी वस्तु को लगा देते हैं, तो वो विद्युत परिपथ का निर्माण कर देता है। उसकी पहले शब्दावली है जाल किसे कहते हैं? विद्युत स्रोत मतलब बैटरी से हम जो भी है पाते हैं विद्युत, ठीक है। विद्युत स्रोत विभिन्न विद्युत चालक अवयव मतलब सर्किट में जो भी एलिमेंट लगे हैं, जैसे प्रतिरोध, धारिता, प्रेरक तत्व, अभी बताया है कि संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर, जो भी अवयव जो भी विद्युत का यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, के संयोजन से एक दूसरे से संबंध परिपथ समूह जाल कहते हैं। इसी जाल को हम परिपथ भी कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, जैसे यहाँ आप प्रेरकत्व लगा दिए हो, ये रहा। यहाँ संधारित्र लगाए हुए हो, यहाँ प्रतिरोध लगाए हो, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये विद्युत स्रोत यानी कि बैटरी है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी हम एक परिपथ बनाते हैं, एक काल्पनिक रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसको, तो उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और भी शब्दावलियाँ जानते हैं इस चैप्टर की। दूसरी बात है शाखा किसे कहते हैं? शाखा किसी जाल का वह भाग जहाँ जाल का वह भाग अथवा धारा का वह पथ जिसमें प्रवाहित धारा का मान नियत रहता है, इसे जाल की शाखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने परिपथ बनाया, यहाँ हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ बैटरी लगाई हुई है, तो यहाँ इस बिंदु ए से इस बिंदु बी तक जो भी धारा प्रवाहित होगी नियत होगी, फिर इधर भी नियत होगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ और नहीं जोड़ा गया है, तो इधर भी धारा तो नियत ही होगी। वोल्टेज का वो होगा, वोल्टेज का अगर मान लीजिए 2 ट्रांजिस्टर हैं, क्या नाम है, प्रतिरोध है, और एक ऐसा प्रतिरोध है, और इनको हम विद्युत स्रोत के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ आई जाएगा धारा आई, फिर यहाँ भी आई जाएगी धारा आई, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक धारा नियत है। तो हम कह सकते हैं ए से बी तक एक शाखा है, ए से बी तक क्या है, एक शाखा है। अगर इस बिंदु को हम मान लें सी, तो AC भी एक शाखा है, क्योंकि इसमें अगर यहाँ से कोई भी I1 अगर मान लें धारा जा रही है, तो ये इससे भी क्रॉस जाएगी, इससे भी क्रॉस जाएगी, तो A से C तक एक शाखा हो गई, ठीक है। अगर मान लें इस रास्ते को, तो इस रास्ते में भी
एक ही धारा प्रवाहित होगी, तो ये भी ए से सी तक की एक धारा हो गई। फिर यहाँ से जो भी धारा होगा दोनों कलेक्ट होके आई बन जाएगा। फिर वहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए ये डी हो गई, तो सी से डी तक भी धारा नियत है, कहीं धारा चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ तक को एक शाखा कहते हैं। समझ में आया? आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए जानते हैं नोड बिंदु क्या होता है। नोड पॉइंट किसी जाल में वह बिंदु या परिपथ में वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, नोड या संधि कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई परिपथ बनाया हुआ है, यहाँ कई तरफ से आके शाखाएं मिल रही हैं धारा की, तो इसे हम कहेंगे नोड या फिर संधि बिंदु। क्या कहेंगे? संधि बिंदु। नाम से आप पता चल रहा है संधि हो रही है और वो एक बिंदु आकार का है, तो उसे कहेंगे संधि बिंदु। ऐसा बिंदु, ऐसा परिपथ का वह भाग जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, संधि बिंदु कह सकते हैं। चलिए अब ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब समझ लेते हैं लूप या पास। लूप या पास किसे कहते हैं, इस बात को समझने के लिए पास किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो शाखाओं द्वारा निर्मित होता है, उसे पास या लूप कहते हैं। चित्र में ABCD, ये चित्र किस बात की कर रहा है? इसके पिछले वाले चित्र जो हमने इसमें रखा हुआ है, तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ एक शाखा है, ये भी एक शाखा है। चूंकि यहाँ विभवांतर कुछ अलग हो जाएगा, धारा यहाँ से इधर अलग हो जाएगी, तो ये हमारा एक लूप बन रहा है, ये भी हमारा एक लूप बन रहा है, ये भी हमारा एक लूप बन रहा है। मतलब ये शाखाओं से, ये इतना शाखाओं से घिरा हुआ है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब भी किसी शाखा से घिरा होगा और उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो उसे हम लूप बोलेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लूप किसे कहते हैं। ठीक, अब जान लेते हैं सक्रिय एवं असक्रिय। सक्रिय या अक्रिय परिपथ, वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत उपस्थित होता है, उसे सक्रिय परिपथ। वह परिपथ जिसमें विद्युत स्रोत अनुपस्थित होता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता, अक्रिय स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी आपने कोई परिपथ बना रखा है, अगर इसमें बैटरी है, अगर बैटरी है तो ये सक्रिय हो गया, सक्रिय, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर बैटरी नहीं है तो वो अक्रिय हो जाएगा, ये अक्रिय है। ठीक है, आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। विद्युत स्रोत किसे कहते हैं? बैटरी, जिससे विद्युत की प्राप्ति हो। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की बात जानते हैं। रेखीय प्रतिबाधा। रेखीय प्रतिबाधा का मतलब आप समझिए, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त होता है, तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। रेखीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम उनके बीच ग्राफ खींचें, जो भी मान लीजिए एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध के विभवांतर और धारा के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। कुछ इस तरीके से सीधी लाइन प्राप्त होती है V और I प्रतिरोध के लिए। तो हम यहाँ ये एक रेखीय प्रतिबाधा है, मतलब इनकी प्रतिबाधा रेखीय गुण से मिल रही है, रेखीय प्रतिबाधा है, इसलिए हम कहते हैं रेखीय प्रतिबाधा है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब भी कैपेसिटर का भी अगर आप Q एंड I का ग्राफ खींचेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी ऐसे ही आता है, मतलब एक रेखा का निर्माण करता है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगी। जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व और धारिता आदि प्रतिबाधाएं रेखीय प्रतिबाधाएं कहलाती हैं। यदि वोल्टता तथा धारा के मध्य खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त न होकर वक्र प्राप्त हो, तो यह रेखीय प्रतिबाधा नहीं कहलाती हैं। जैसे अर्धचालक एवं डायोड की प्रतिबाधा,
जैसे मान लीजिए किसी अर्धचालक आप सेमीकंडक्टर को लोगे और उनके बीच V और I का ग्राफ खींचोगे तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा। तो ये जो भी इसकी V और I ग्राफ खींचे हो, ये रेखीय नहीं है, ये रेखीय नहीं है। अतः ये रेखीय प्रतिबाधा जो भी आप सेमीकंडक्टर कहोगे, सेमीकंडक्टर, वो रेखीय प्रतिबाधा में नहीं आता है। लीनियर रेजिस्टेंस में नहीं आता है। रेजिस्टेंस ही कहते हैं ना, इम्पेंडेंस लीनियर इम्पेंडेंस में नहीं आता है। ठीक है, आपकी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लीनियर इम्पेंडेंस में नहीं आता है। यहाँ आप लिख लो इम्पेंडेंस। CE। ठीक है, आपकी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की बात जानते हैं। किरचॉफ का नियम, आज जो हमारा मुख्य बिंदु था आज का, वही पढ़ते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, दूसरा नियम दूसरे लेक्चर में होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, जिसे केसीएल लॉ भी कहते हैं। केसीएल लॉ भी कहते हैं। केसीएल लॉ भी कहते हैं। जानते हैं केसीएल लॉ है क्या, या फिर जंक्शन लॉ, इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जंक्शन लॉ तो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। यानी कि सिग्मा आई बराबर I1 प्लस I2, जो भी सिग्मा आई होगा वो 0 होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमने कोई धारा स्रोत ये है, इधर से आया वो धारा, उसकी संधि, इधर को गई उसकी संधि, यहाँ से कोई धारा दी गई, या फिर इधर को एक धारा चली गई उसकी संधि, या फिर यहाँ से एक धारा आ गई। तो इस संधि बिंदु पे जो भी सिग्मा आई होगा, सिग्मा आई होगा वो 0 होगा। मतलब इन सारे धाराओं का योग I1 माने, इसे I2 माने, इसे I1 माने, इसे I3 माने, इसे I4 माने, इसे I5 मान लें। तो इस प्रकार I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0 होगा। आई होप कि ये बात आप समझ में आ गई होगी आपको। इन धाराओं को लिखने की परिपाटी क्या है, चलिए तो इसी में था। हाँ, कह रहा है किरचॉफ के इस नियम में प्रयुक्त करते समय, इस नियम को जब भी हम यूज करेंगे तो चिन्ह प्रपाटी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जो भी साइन कन्वेंशन है उसको ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और साइन कन्वेंशन में होता क्या है, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ले जाती हैं। जैसे अभी हमने जो भी हमने ये किया हुआ है, इसमें अगर ये धारा आ रही है इनकमिंग, यहाँ आप लिख सकते हो इनकमिंग आई को आपको नेगेटिव लेना है। आउटगोइंग मतलब जो जा रही हैं उस आई को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशन होता है इसका। अभी इसको आप क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। अभी हम इसके लिए क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो इससे ये पता चलता है, इस रिजल्ट से हम जान सकते हैं कि आने वाली धारा जैसी इनकमिंग जो भी एक पॉजिटिव टर्म आएगा फिर निगेटिव टर्म आएगा और दोनों मिलके 0 बन रही हैं, तो हम कह सकते हैं जो भी पॉजिटिव टर्म आया, मान लीजिए पॉजिटिव x इज इक्वल टू निगेटिव y, मतलब ये इनकमिंग वाली है, इनकमिंग
और ये आउटगोइंग। तो इनकमिंग और आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों बराबर हैं। तो वही चीज़ इस रिजल्ट से ये निकलता है, सिग्मा अपन आने वाली धारा सिग्मा बराबर जाने वाली धारा दोनों समान होती हैं। उस प्रकार बिंदु O पर आने वाली समस्त धाराओं का योग उससे दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी परिपथ में धारा अस्थाई नहीं रहती। यही बात कि उस बिंदु पे जो भी आपका वो बिंदु है, ये बिंदु है, जो भी आपका ये नोड पॉइंट है, नोड पॉइंट, इस पे कोई भी धारा एक्यूमुलेट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी धारा इस बिंदु पे क्या होगी, अस्थाई नहीं होगी, अस्थाई नहीं होगी, नहीं होगी। इस बिंदु पे जितनी धारा आई उतनी धारा कहीं ना कहीं चले जाएगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उस परिपथ के किसी भी बिंदु पर आवेश संचित नहीं होता, उस परिपथ के किसी भी बिंदु पर आवेश रुकता नहीं है, एक जगह स्टोर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में जितना आवेश जिस किसी बिंदु में प्रवेश करता है, जिस बिंदु पर भी जितना आवेश आता है उतना ही आवेश चला जाता है, निर्गत होता है। इस प्रकार इस नियम के संरक्षण, इस नियम, यहाँ आप थोड़ा लिखा हुआ है गलत, इस प्रकार यह नियम आवेश संरक्षण का नियम पालन करता है, आप ऐसे बोल सकते हो। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। अब चलिए आगे जानते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह नियम एक धारा का नियम है, जो भी है नियम आई के रूप में है, मतलब एक धारा के बारे में बता रहा है ये नियम। ठीक है, दूसरी बात, संधि के पर धाराओं के संयोजन के समय पश्चातता नहीं होती, यही कारण है कि नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। मतलब जब भी धारा हम जोड़ते हैं तो उसमें कोई टाइम लेट नहीं होता है, जितनी धारा आई उतनी धारा चली गई, कोई भी चार्ज, कोई भी धारा वहाँ रुकी नहीं, अस्थाई नहीं हुई, जिस कारण ये आवेश संरक्षण का नियम पालन करता है। और आप अभी लूप पढ़ के आए हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये लूप के लिए ही सत्य हो, ये सारे धाराओं के लिए, सारे परिपथ के लिए सत्य होता है। मतलब आप एक खुला परिपथ लिए हो उसमें भी ये सत्य है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उसके लिए भी ये काम करता है। ठीक है, वैध है। चलिए आगे जानते हैं। आगे हम सवाल लगाते हैं। इस सवाल को अभी मैंने बताया था कि आपको एक तरीका आप यहाँ से लिख सकते हो। आप यहाँ से पहली बात ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि कितना आंसर आएगा। इस चीज़ के ऑब्जर्वेशन के लिए मैं बताता हूँ। आप यहाँ से देखो 3 एम्पियर की धारा आ रही है, 3 एम्पियर की धारा आ रही है, और ये धारा, दोनों धाराएं ये जा रही है धारा इस ओर और ये आ रही है धारा इस ओर, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। और फिर ये इनका, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी धारा गई, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर गई, सॉरी 2 एम्पियर, कितनी गई, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, क्योंकि इतनी धारा इधर से आई और इधर क्रॉस कर गई, बस 2 एम्पियर धारा इधर गई, 2 एम्पियर, और जिसमें 1 एम्पियर धारा और इधर चली गई इधर की ओर, तो यहाँ 1 एम्पियर धारा गई, और उसमें से ये धारा फिर चली गई, तो 1 एम्पियर में से तो यहाँ धारा बची 0.75 एम्पियर। और आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन ऐसे लगाते हैं। और अब हम इस चीज़ को बोर्ड्स के हिसाब से देखते हैं, बोर्ड कैसे मैनेज करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ वहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, 3 में से
3 में से 1.5 घटाएंगे, मतलब 3 में से इसको घटाएंगे तो यहाँ 1.5 एम्पियर धारा जाएगी, और मैंने वहाँ 2 एम्पियर, इसलिए आंसर वहाँ गलत आया था, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो गया था। तो आप वहाँ से ना देखें, यहाँ देख लें। यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब 3 एम्पियर धारा आ रही है, 1.5 एम्पियर जा रही है, तो बचा धारा 1.5 एम्पियर हो गया, जिसे यक्स माना है। तो आप इसे लिखोगे कैसे? किरचॉफ के प्रथम नियम से ऐसे लिखोगे, ठीक है, और इसे यक्स मान लोगे, मानोगे ए और बी की ओर ए से बी की ओर जाने वाली धारा एक्स है तथा बी से सी की ओर जाने वाली धारा वाई है। यहाँ जो धारा माना गया है, यहाँ वाली धारा हमने मान ली है वाई, ठीक है, और यहाँ वाली धारा हमने मान ली है एक्स। ऐसे आप लिखोगे पूरी बात। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद लिखोगे कि 3 एम्पियर की धारा जो भी है और इनके बीच यक्स कैसे, सिग्मा ये इस बिंदु पे है, इस बिंदु के लिए अगर हम किरचॉफ के नियम से लिखें तो आने वाली धारा है 3 एम्पियर, तो माइनस का 3 ए, जाने वाली धारा प्लस 1.5, फिर क्या है, फिर जाने वाली धारा x प्लस का x इज इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो क्या, x इज इक्वल टू प्लस का 3a माइनस का 1.5 ए एम्पियर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा 1.5 एम्पियर। x का मान जो भी है 1.5 एम्पियर उसी दिशा में जिस दिशा में दिखाया गया है, तो यानी कि इस दिशा में 1.5 एम्पियर जाएगा धारा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ देखिए आंसर भी वही आया है 1.5 एम्पियर। अब देखिए, अब बिंदु बी पर देखेंगे, बिंदु बी को नोड पॉइंट मानेंगे, बिंदु बी को नोड पॉइंट मानेंगे और वहाँ से देखेंगे हम, ठीक है। अब की ये बात समझ में आपको आ रही होगी। अब इस बिंदु बी पर नोड पॉइंट, इसके लिए ये जाने वाली धारा प्लस, ये आने वाली धारा माइनस, ये जाने वाली धारा प्लस। तो आप इस प्रकार से यहाँ देखो, आने वाली धारा इन्होंने x माना हुआ है प्लस, आप कन्वेंशन उल्टी भी कर सकते हो, लेकिन आने वाली धारा है तो प्लस माना हुआ है, जाने वाली धारा को माइनस मान लिया, फिर जाने वाली धारा को y माइनस मान लिया है, और इन्होंने इस तरीके से भी किया है, तो आंसर वही आता है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी। बिंदु सी पर भी देख लो आप, बिंदु सी पर भी y जो आने वाली धारा है उसे प्लस मान लिया गया, जो जाने वाली धारा है उसे निगेटिव, ये भी निगेटिव, और इन सबको मान के यहाँ i का मान 0.2 एम्पियर आया है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यह हमने बताया लिखने का तरीका। वैसे तो हमें इसे एक लाइन में समझना है, ये सारे बोर्ड्स में लिखने के तरीके हैं। आप इस तरीके से पूरे लिखोगे तब आपको पूरी नंबर्स मिलेंगे। और यहाँ ध्यान रखना है, मात्रक नहीं बोलने हैं, हर जगह एम्पियर रखे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये भूलोगे तो वहाँ नंबर्स कट सकते हैं। चलो अब हम इस सवाल को लगाते हैं, जो कि CPMT में आया हुआ है और RPET मतलब राजस्थान की पेट परीक्षा में भी आया हुआ है। तो CPMT और राजस्थान की पेट परीक्षा में सेम क्वेश्चन यही आया हुआ है। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ आप ध्यान से देखो, तो अगर इस नोड पॉइंट के लिए, अगर कन्वेंशन माने इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं तो बाकी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ 2 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव, फिर ये भी 2 पॉजिटिव, और ये मान लिया हमने यक्स धारा इधर की ओर बाहर की ओर जा रही है, तो माइनस का x बराबर 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर माइनस का x बराबर माइनस का 4, और यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 4 एम्पियर। यानी कि कुल मिला के यहाँ से इधर की ओर धारा जो भी जा रही होगी 4 एम्पियर की जा रही है। यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से देखो आप, हमारी धारा यहाँ तक हम निकाल चुके हैं कि यहाँ 4 एम्पियर की धारा जा रही है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से 4 एम्पियर की धारा जा रही है। अगर इस आने वाली इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव माना था, इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव माना था,
पॉजिटिव माना था, तो जब पॉजिटिव माना था तो यहाँ इनकमिंग करंट है इस बिंदु के लिए, बिंदु बी के लिए नोड पॉइंट बिंदु बी पर किरचॉफ नियम लगाने पर आप ऐसा लिखोगे, किरचॉफ नियम लगाने पर, पेन क्यों चल नहीं रहा है, किरचॉफ नियम लगाने पर आप ऐसा लिख लोगे, वो तो लिखने की बात है। नियम से आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 4A हाँ 4A ये प्लस माने हुए हैं इनकमिंग करंट को, तो ये आउटगोइंग करंट है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, और ये भी आउटगोइंग करंट है, ये भी आउटगोइंग करंट है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ये, अच्छा इसको ज्ञात करना है हमें, ये वाली पॉइंट ज्ञात करना है ना, तो यहाँ तो तीनों दिया हुआ है, आप इसको नहीं ज्ञात करोगे क्योंकि यहाँ तीनों दिया हुआ है, तो हम ज्ञात क्या करेंगे उस बात को देखते हैं। यहाँ ज्ञात करना है, यहाँ ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ से कुल 4 एम्पेयर की धारा मिल रही थी, कुल 4 एम्पेयर की धारा मिल रही थी, 1 एम्पेयर यहाँ चला गया, तो बाकी यहाँ इस वाले शाखा में कितने एम्पेयर जाएगी, 3 एम्पेयर की धारा गई, और 3 एम्पेयर में से 1.3 एम्पेयर की धारा इधर की ओर चली गई, तो यहाँ से आप घटा सकते हो 1.3, यहाँ बच जाएगा 2.7, सॉरी 1.7 एम्पियर धारा जो कि इधर की ओर जा रही होगी, I बराबर 1.7 एम्पियर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पहला ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ये है एमपी की पीएमटी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसे भी हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया हुआ है कि अब इस क्वेश्चन को हल करने के बाद बाकी 3-4 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दे दिए जाएंगे। तो यहाँ है कि एक धारा यहाँ से आई 15 एम्पेयर की, तो जितनी भी आउटगोइंग अगर इस बिंदु पे देखें तो इस बिंदु के लिए हम क्या लिख सकते हैं, और हमें ज्ञात करना है ये बिंदु पर, इस बिंदु पर ज्ञात करने हैं हमें, तो इस बिंदु के लिए हम लिख सकते हैं आउटगोइंग एंड इनकमिंग। तो यहाँ से हम 8 एम्पेयर की धारा इधर की ओर जा रही है और 15 एम्पेयर की धारा आ रही है, तो दोनों जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि इस बिंदु के लिए आ रही हैं, तो 15 + 8, और जाने वाली धारा क्या है ये तो हमें पता नहीं है, तो ये मान लीजिए I1, तो I1 ज्ञात करने के लिए माइनस का I1 = हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 15 8 24 8 5 13 23, I1 = 23 एम्पियर। अब ये जो भी इधर धारा जा रही है ये 23 एम्पियर की है, और इसमें 3 एम्पियर की धारा और आ रही है, तो कुल मिला के 26 एम्पियर की हो गई, और ये दोनों इनकमिंग है तो ये आउटगोइंग है, तो इनके बराबर ये हो जाएगा 26 एम्पियर की धारा, यहाँ हो गई 26 एम्पियर की धारा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ 5 एम्पियर की धारा जा रही है, 5 एम्पियर की धारा जा रही है, और 8 एम्पियर की धारा इससे दूर की ओर जा रही है, तो यहाँ नोडिंग पॉइंट पे यहाँ हम लिख सकते हैं इनकमिंग धारा के लिए प्लस का 5 एम्पियर और इसके लिए माइनस का 8 एम्पियर, और इसको अगर I2 माने, I2, तो ये प्लस का I2 क्योंकि उसकी ओर आ रहा है, बराबर हम लिख सकते हैं 0, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 बराबर I2 बराबर 0, I2 बराबर लिख सकते हैं हम 3, यानी कि 3 एम्पियर की धारा इधर की ओर जा रही है, 3 एम्पियर की धारा इधर की ओर जा रही है। अब आप इसको इस नोडिंग पॉइंट को देखिए, कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से 26 एम्पियर की धारा आ रही है और यहाँ से 3 एम्पियर की धारा जा रही है, और ये धारा पूछा हुआ है I बराबर, तो आप यहाँ से देखिए ये आने वाली धारा और ये दोनों जाने वाली धारा, तो इसके लिए प्लस 26 और इन सब के लिए माइनस के साथ बराबर 0 कर दीजिए। आप यहाँ से निकाल पाओगे 26 एम्पियर में से 3 एम्पियर जाएगा, 23 एम्पियर = I।
मतलब आई जो भी धारा है वो 23 एम्पियर की धारा है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आप यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ I1 धारा जा रही है, जो भी धारा जा रही है ध्यान से देखिए। यहाँ I1 धारा जा रही है, कोई धारा जा रही है यहाँ से। ये दो हिस्सों में टूट गई क्योंकि ये पैरेलल में है एक दूसरे के। ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, समांतर क्रम में है, तो धारा टूट गई। अब ज़्यादा धारा जो भी टूटी वो ये I2 धारा इस तरीके से घूम के यहाँ आएगी और ये I1 I3 धारा ये घूम के यहाँ आएगी। तो दोनों के लिए आने वाली धारा प्लस, तो I1 प्लस I3 जो भी है I3 प्लस I2 इज इक्वल टू सी और डी में मान लीजिए कोई धारा आई सी डी बह रही है, तो हम लिख सकते हैं कि चाप के नियम से क्या लिख सकते हैं, I2 I3 माइनस जो भी सी धारा, क्योंकि ये इधर की ओर बह रही है तो इसे माइनस के साथ इस सी नोडिंग पॉइंट के लिए बिंदु सी के लिए किरचॉफ केसीएल के नियम से हम क्या कर सकते हैं, किस बिंदु पे जो भी सी धारा जा रही है आउटगोइंग वो माइनस में होगी। तो जब माइनस में होगी तो हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं, अगर इसे आई सी डी मान लें तो ये हो गया आई सी डी बराबर 0। अब यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर दो, ये हो जाएगा ये इधर की ओर गया तो यहाँ हो जाएगा I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आई सी डी। मतलब इस वाली शाखा में बहने वाली धारा I2 प्लस I3 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बिल्कुल क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस लगाने में अच्छे लगेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। यहाँ एक धारा आई बह आ रही है और यहाँ इस पॉइंट के लिए अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं, इस पॉइंट के लिए अगर हम किरचॉफ का नियम अप्लाई कर देते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए सभी इनकमिंग धारा को अगर हम पॉजिटिव लें, क्या लें, सभी इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लें तो हम यहाँ से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये जितने भी 4 एम्पियर धारा आ रही है नोड पॉइंट की तरफ, प्लस आई जो हमें ज्ञात करना है वो भी आ रहा है नोड पॉइंट की तरफ, प्लस ये क्या नाम है 2 एम्पियर धारा भी आ रही है और जा क्या रही है 5 एम्पियर वाली धारा जा रही है जिससे -5 है के साथ। फिर ये 3 एम्पियर वाली धारा जा रही है जिससे माइनस का 3 एम्पियर के साथ, और सबका एडिशन 0 आता है। अब की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 5 और 3 माइनस का 8, 4 और 2 6, माइनस का प्लस का 6, तो आई प्लस का 6 ए माइनस का 8 ए बराबर 0। तो यहाँ से आप कर सकते हो आई माइनस का 2 ए बराबर 0, तो आई बराबर 2 ए। अब की ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। हम यहाँ से ऑप्शन नंबर सी का, तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन जो पीएमटी क्वेश्चन, हर राज्य के पीएमटी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और ऐसे ही हमारे पास 3 और क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, ये आप SW करके लेके आओगे, और नहीं एक ही है। थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।